क्या ऐसी बातें हैं जो कपल्स को एक दूसरे से पहले ही क्लैरिफाई करके रखनी चाहिए ताकि बाद में प्रॉब्लम्स कम हो। वो जो पार्टी शादी को बचाना चाहती है उसके पास क्या लीगल रेमेडीज है? तो देन दैट टाइम आई एडवाइस कि आप एक पिटीशन फाइल करो फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। जितनी जल्दी शादियां होती हैं उतनी जल्दी स्पीड से शादियां टूटती हैं। एंड इफ वी सी द सर्वे, दिस हैज बीन इंक्रीज 40 to 50% डाइवोर्स इन इंडियन हिस्ट्री। शादी जो होती है कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट डाउरी, कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? डाउरी इज अ सिन इन दिस सोसाइटी which cannot be cured, I think. तो फॉल्स एक्यूजेशन करना, इसके पीछे मेन मोटिव क्या रहता है? मनी? 10 साल लग जाते हैं केसेस सेटल होने में। हाँ, और इतना ज़्यादा लोगों का लाइफ का सिग्निफिकेंट टाइम चले जाता है। तो क्या ऐसे राइट्स हैं जो एक डाइवोर्स पर्सन को सर अवेलेबल हैं? Hello, today I have with me advocate CM Grover and he has been practicing in Delhi High Court. Hello sir. हेलो सर, मैं आज आपके साथ मैट्रिमोनियल लॉज के बारे में बात करना चाहता हूँ हमारी कंट्री के। एंड क्योंकि लोगों को उस चीज़ को लेके अपने राइट्स नहीं पता, तो जैसे कि क्या ऐसी कंसिडरेशंस हैं की लीगल कंसिडरेशंस जो इंसान को ही शुड बी अवेयर एट द टाइम ऑफ मैरिज, उसको पता होनी चाहिए, और क्या ऐसी बातें हैं जो कपल्स को एक दूसरे से पहले ही क्लैरिफाई करके रखनी चाहिए ताकि बाद में प्रॉब्लम्स कम हो? See, matrimonial, if we talking about the matrimonial, then initially I start my speech with one word. In a Hindu, marriage is a sacrament. In Muslim, marriage is a contract. Now, this is a law, a contract and sacrament. But in my words or in practical, marriage is a simple word, a bundle of compromises which the partner should do. Not before entering into a marriage, even thereafter. And while the partners, while you are getting married, the families should keep in their mind, they both should be clear. कंसीलमेंट नहीं होनी चाहिए चीज़ों के ऊपर। अगर आप कंसीलमेंट करोगे, आप कुछ पल के लिए कर सकते हो, कुछ समय के लिए कर सकते हो, बट वो आगे जो आपने होप्स दी हैं और जो आपने कंसीलमेंट करी है, आई एम टेकिंग बोथ ऑफ द पार्टीज, कंसीलमेंट किस बेसिस पे? मैं ब्राइड को और ग्रूम को, ब्राइड साइड जो है वो कहेगी कि जी हम ये देंगे, हम ये करेंगे, और ग्रूम साइड एक्सपेक्टेशंस और कंसीलमेंट कि जी हमारा तो बहुत बड़ा काम है, हम ये करते हैं, वो करते हैं। डोंट शो एनी रोजी वीडियो टू ईच अदर, डोंट फूल ईच अदर, बिकॉज दिस रिलेशंस रियली नीड अ क्लियरेंस। वो पुराने समय थे जब लोग अपने आप को सेटल डाउन करते थे, जो हो गया किस्मत मान के एक्सेप्ट करते थे। नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड। आप झूठ से रिश्ता तो बांध सकते हो मगर रिश्ता चला नहीं सकते। सो इन दिस आई से, जब पार्टीज एक दूसरे के साथ अगर एक मैट्रिमोनियल नोट में बनने जा रही हैं, दे मस्ट शेयर ईच एंड एवरी लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स विच दे आर गिविंग, अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल which they have received. Such things has to be clear before entering into a marriage, because this thing not only support them in future, this will also help in case any dispute arose in future. This will help the judiciary as well, courts as well. सर, आपने अभी बात करी कि क्या लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स जो आप मैरिज के टाइम पे दे रहे हैं, तो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट डाउरी, कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? Dowry, I tell you, is a sin. Dowry is a sin in this society, which cannot be cured, I think, because now हम जितना मर्जी करें, डाउरी के लिए कितने प्रोग्राम्स सोसाइटी चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है, इवन जुडिशरी भी प्रोग्राम्स चलाती हैं इसके रिगार्डिंग कि डाउरी शुड बी रिमूव, इट शुड बी क्लियर फ्रॉम द ग्राउंड। बट नाउ मेरे हिसाब से, एज पर माई नॉलेज और माई बिलीफ, डाउरी शुड नॉट बी देयर। आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप कैपेबल हो, आप खुद करो ना।
लड़की आई है आपके यहाँ पे, आप कैपेबल हो, आपकी कैपेबिलिटी देख के उन्होंने शादी करी है, देन यू बोथ डू योर वर्क एंड अर्न. व्हाई यू एक्सपेक्ट अ डोरी? एंड not only from one part that the husband is or husband's relative are expecting the dowry. I am also against the thing where girls and girls family says we will do this, we will do this, we will invest a lot. Be fair, don't pressure the either of side. Don't for your pomp and show, just to make your name and fame in the society. Don't pressurize the new couple. एंड आई थिंक ये भी क्लियर कर देना चाहिए कि मतलब क्योंकि आज की डेट में बोथ मेल एंड फीमेल्स दोनों साइड ही इक्वली एजुकेशन की तरफ जा रही हैं एंड इट्स वेरी गुड एंड बोथ साइड्स आर अर्निंग. तो शादी से पहले ये सब भी क्लियर करना चाहिए कि वर्किंग चाहिए, मतलब कि और वर्किंग होगा तो उससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. Gaurang, I told you in beginning, you should be clear. अगर आप क्लियर नहीं हैं तो आप शादी में बन तो सकते हैं मगर शादी चला नहीं सकते. जी. शादी में बनना आसान है मगर शादी चलाना डिफिकल्ट टास्क. बट आप जैसे कह रहे हैं शादी चलाना डिफिकल्ट टास्क है, आज की डेट में हम देखते हैं कि डाइवोर्स केसेस इतने बढ़ रहे हैं, दे आर राइजिंग एंड शादियां बहुत जल्दी कम टाइम पीरियड में टूट रही हैं. तो इसके पीछे क्या की रीजंस है? I feel, Gaurang, this is really interesting question. This question you ask कि जितनी जल्दी शादियाँ होती हैं उतनी जल्दी स्पीड से शादियाँ टूटती हैं. And if we see the survey, this has been increased 40 to 50% divorce in Indian history. Okay. This has been raised very speedily. They are raising, and I feel some of the important factors for this divorce. Earlier, the divorce, like people used to say, no, we can adjust, but we cannot take a divorce. Now the thinking has been changed. People say better to get separated instead of making your future black or instead of adjusting yourself. थ्रेशोल्ड कम हो गया ना लोगों के अंदर, गुस्सा बहुत, पेशेंस कम है. पेशेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. आज दोनों पार्टनर्स ड्यूली क्वालिफाइड. आप ये देखिए कि 90s के बाद हर माँ बाप ने, आई एम नॉट सेइंग कि 90s से पहले नहीं होता था, बट बच्चे उनके ज़्यादा होते थे तो इतना पर्सनल अटेंशन नहीं होता था बच्चों पे. बट आफ्टर सिंस 90s देयर इज़ अ चेंज इन द सोसाइटी. हम 2 बच्चे होते हैं या 3 बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स वांट कि मेरे बच्चे पढ़ें लिखें. पहले इतना पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा जोर नहीं होता था. जी. जब अब बच्चे पढ़ने लग गए, अपने राइट समझने लग गए, क्वालिफाइड हो गए, इवन गेट जॉब, तो जॉब के बाद जब आप शादी करते हो तो आपको ये होता है कि यार मैं भी जॉब करता हूँ, मैं ज़्यादा करता हूँ, मैं ज़्यादा कमाता हूँ. और जब वो लड़की अगर, या तो पहले आप क्लियर करके चलो जी हमें हाउस होल्ड चाहिए, हमें तो हाउस मेकर चाहिए, वी डू नॉट वांट एनी जॉब गोइंग गर्ल, क्लियर इट. आइदर यू गेट अ जॉब डूइंग गर्ल और अ हाउस मेकर. अगर आप देखो यार दोनों बेचारे मेहनत तो दोनों ही करती हैं जी. तो आपको भी उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा. मगर जो कि अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप नहीं ढलते, अगर आप कॉपरेट नहीं करते, अपने आप को मोल्ड नहीं करते, द मैट्रिमोनियल लाइफ लीड्स टू एन एंड. द मोमेंट you stop to compromise, you have to follow the flaws, you have to follow what is going on कि आपका पार्टनर क्या चाहता है. बट आपके अकॉर्डिंग ये कॉम्प्रोमाइजेस करने चाहिए if two people are not happy together? मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझाना चाहूँगा कि शादी जो होती है कोई गुड्डे गुड़िया की, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता. आप इस चीज़ को समझो कि दोनों पार्टीज़ ने अपनी सारे जीवन की कमाई इसमें लगाई. लड़की ने शादी करी, लड़की सब छोड़ के अपने ससुराल आई. एक लड़की एक्सपेक्ट करती है अपने पार्टनर से टाइम, फाइनेंस, रिस्पेक्ट. और दूसरी साइड जो हस्बैंड होता है वो एक्सपेक्ट करता है रिस्पेक्ट, सपोर्ट एंड जो आप उसे कहेंगे कि सेवा वगैरह की, भाई बड़ों को पूछो, घर में जैसे है वैसे ढल जाओ. तो ये 2-3 चीज़ें जब आपकी क्लैश होती हैं, जब अगर आप अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस रख के उसमें मोल्ड कर लोगे तो यू विल एंजॉय द लाइफ. ये आपने डाइवोर्स ले लिया, यू हैव अ राइट, यू कैन टेक अ डाइवोर्स. बट आप मेरे को बताओ, आप डाइवोर्स के बाद आप डाइवोर्सी ही तो कहलाओगे.
बैचलर तो नहीं कहलाओगे। सही बात है या गलत है? सही बात। सी मे बी साउंड लाइक कि एक लीगल लॉयर ऐसी बातें कर रहा है, बट हम पहले यही एडवाइस करते हैं और पहले अपने क्लाइंट को यही कहते हैं कि अगर संभल सकती है तो संभाल लो, अगर आप साथ रह सकते हो तो कोशिश करो साथ रहो, अपने आप को चांस दो। हमारी इंडियन जुडिशरी जो सेटअप बना रखा है फैमिली कोर्ट्स ने, उस फैमिली कोर्ट्स ने इसको सेटअप ऐसे ही बना रखा है, इफ़ यू गो टू अ फैमिली कोर्ट्स, आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली कि इन्होंने फैमिली कोर्ट्स को स्पेसिफिक हर कोर्ट को काउंसलर दिया जो काउंसलिंग करेगा। उसके बाद देयर आर मीडिएशंस, काउंसलिंग जब लड़के और लड़के आते हैं बाहर से तो काउंसलर का रोल ये रहता है कि वो उसको समझाए दोनों पार्टीज़ को। और अगर आप देखोगे फैमिली कोर्ट में जो जजेस होते हैं दे आर टू सपोर्टिव, दे अंडरस्टैंड, दे आर नॉट रिजिड। इवन द कोर्ट सेज बीइंग अ फैमिली जज यू हैव टू अंडरस्टैंड द पार्ट व्हाट पार्टी वांट्स। हर केस में सर वैसे काउंसलर मिलता है? हर केस में पहले काउंसलिंग होती है। ओके। पहले काउंसलिंग होती है, द पार्टीज रेफर टू काउंसलिंग। ओके। एंड इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन फैमिली कोर्ट्स कि देखो गुस्सा आपका 5 मिनट का हो सकता है, 10 मिनट का हो सकता है, मगर गुस्से में अगर आप कोई रिश्ता तोड़ दो तो फिर वो वापस वैसा नहीं रहता जैसे वो पहला होता है। तो फैमिली कोर्ट्स अपनी एफर्ट्स करती हैं कि ये शादी मेंटेन रहे। अगर ये शादी मेंटेन टूट गई तो यार वो तो टूट ही जानी है, अगर आप कोर्ट में आए हो। और अगर एक पार्टी चाहती है कि शादी मेंटेन रहे और दूसरी पार्टी नहीं मेंटेन रखना चाहती, तो वो जो पार्टी शादी को बचाना चाहती है उसके पास क्या लीगल रेमेडीज है? देखिए पहली तो यही लीगल रेमेडी मैं एडवाइस करता हूँ कि जी इफ़ यू वांट, सपोज अगर मेरे पास कई बार लड़कियाँ आती हैं जो कहते हैं कि सर मेरे पास एक छोटा बच्चा है, मैं वापस जाऊंगी तो मेरे को बहुत बेइज्जती होगी मेरे माँ बाप की, और हमें थोड़ा सा कुछ ऐसा करो कि हम अपने ससुराल वापस चले जाएं, उस टाइम पे गलतियाँ हो गई, मैं घर छोड़ आई या निकाल दिया या जो भी सर्कमस्टांसिस रहे, तो वी एडवाइस, या कभी कभी लड़का भी कहता है कि सर नहीं उस टाइम पे मैंने बात ज़्यादा बोल दिया, एक लिमिट क्रॉस हो गई, गलती हो गई, बट आई फील अ गिल्ट कि मेरा बच्चा भी है या मेरी वाइफ ने कोई गलती नहीं करी थी, फैमिली प्रेशर में मैंने कुछ कह दिया। तो देन दैट टाइम आई एडवाइस कि आप एक पिटीशन फाइल करो फॉर कॉन्जुगल ऑफ योर मैट्रिमोनियल राइट्स। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का ये रहता है कि आप उसके अंदर एक पिटीशन फाइल करते हो फैमिली कोर्ट्स में, restitution of conjugal rights, where you pray to the court कि मेरे को मेरा पार्टनर वापस चाहिए, हम साथ बैठ सके और जैसे वो पहले मेरी लाइफ चल रही थी वो उसको ज्वाइन करे और मेरे साथ रहे। तो आई एडवाइस कि अगर गुड सेंस प्रिवेल, काउंसलिंग उनको समझ आती है, कुछ समझ आता है, कहीं पॉइंट पे वो बैठ के अगर अपनी जो डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, तो दिस इज़ अ बेस्ट ऑप्शन कि एक रिलेशन मेंटेन रख सकते हैं, एक रिलेशन कॉन्जुगल राइट्स की पिटीशन डाल के आप उसको वापस ला सकते हैं। तो इसमें सामने वाला पार्टनर मना कर सकता है वो? हाँ, ही हैज़ अ राइट, ही और शी व्हाटसोएवर, ही और शी हैज़ अ राइट टू से नो आई कैन नॉट गो, नहीं जाना चाहती क्योंकि उसको सर्कमस्टांसेस नहीं लगते, उसको ये लगता है कि नहीं जी मेरे को वहाँ पे जाऊँगी तो ये तो वैसे व्यवहार करेंगे। अब सपोज उसने अल्कोहल के नशे में उस दिन मार पिटाई कर दी और 2 दिन बाद उसको लगा कि नहीं यार ये तो बहुत गलत हो गया, अब तो मैं इसके साथ वैसे ही बर्ताव करूँगा, कौन गारंटी लेगा कि वो 1 हफ्ते बाद फिर अल्कोहल लेगा या नहीं लेगा? जी। तो parties have a right to say no I cannot go because circumstances does not allow her or him। सर तो फिर डाइवोर्स जो है वो किन बेसिस पे मिलता है क्या? There are several grounds under HMA, there are several grounds under there's Muslim laws, there are grounds कि आपको इस grounds के ऊपर जो है वो डाइवोर्स आप क्लेम कर सकते हो। सी डाइवोर्स के सेपरेट ग्राउंड्स हैं, बट जो आजकल कोर्ट्स में जो बच्चे आते हैं जो लेने आते हैं डाइवोर्स, जो प्रे करते हैं, मोस्टली दे क्लेम ऑन अ क्रुएलिटी। ओके, अब क्रुएलिटी का डेफिनेशन, अगर आप क्रुएलिटी की डेफिनेशन देखते हैं तो इट्स अ वेरी वास्ट, इधर अ मेंटल क्रुएलिटी, इधर अ फिजिकल क्रुएलिटी।
फिजिकल क्रूरलिटी कुड भी कि अगर आप यार किसी लड़की को उसकी छोटी सी गलती पे उसको मार मार के उसको ऐसा कर दोगे अधमरा, तो दैट्स क्रूरलिटी इन इटसेल्फ। बट मेंटल क्रूरलिटी सेज कि सपोज आपने कुछ डिफेमेटरी अपनी वाइफ के बारे में बोल दिया जी, जिसकी वजह से उसको ये लगा कि यार मैंने किया ही क्या, ये इतना कुछ बोल दिया मेरे लिए। तो बट ऑन ऑल दिस ग्राउंड जब आप फिजिकल और मेंटल क्रूरलिटी आप लेते हो तो यू हैव टू प्रूव कि ये चीज़ मेरे को कैसे हर्ट हुई। अब ऐसे एक नॉर्मल क्रूरलिटी का केस डलता है, उसमें हस्बैंड ने क्रूरलिटी का केस डाला कि भाई मेरे साथ इसने बदतमीजी करी और ये है, और लड़की कहती है कि जी तूने अपनी पिटीशन के अंदर उसके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगा देती है, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया। दीज अवर्मेंट्स, फॉल्स अवर्मेंट इन इटसेल्फ अ क्रूरलिटी। सो यू कैन से कि ये जो इसने बोला भी है पिटीशन के अंदर, ये सब झूठ बोला है, जिससे मेरे को डिफेम हुआ है, जिससे मेरे को अफेक्ट हुआ है, जो मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। मेकिंग अ फॉल्स कंप्लेंट अगेंस्ट योर स्पाउस इन इटसेल्फ कॉजिंग अ मेंटल ट्रॉमा टू योर स्पाउस, जो उसने कभी किया ही नहीं। अ फॉल्स कंप्लेंट आप करते हो, आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपने किसी के कहने पे एक कंप्लेंट कर दी, बट उस व्यक्ति की मेंटल स्टेट देखो कि वो रात को 12 साढ़े 12 बजे पुलिस स्टेशन बैठा हुआ है फॉर नो रीज़न। आपको उसको सबक सिखाना था, वो उसको आपने रात को पुलिस स्टेशन में बिठा दिया। सर तो फॉल्स एक्यूजेशन करना, इसके पीछे मेन मोटिव क्या रहता है? मनी? नहीं देखो, वी कैन नॉट से ओनली अ मनी। देखो यार, पैसा आज की सोसाइटी में इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। आज तो एक ईगो सेटिस्फेक्शन, मेरे को जो बिलीव लगता है कि एक ईगो सेटिस्फेक्शन जो होता है, पैसा तो फिर भी सेकेंडरी हो सकता है, बट ईगो सेटिस्फेक्शन लोग कहते हैं ना कि देख तूने मेरे को ये बोला था, अब तेरा हाल क्या हो, रिवेंज टाइप। मनी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मनी, तो देखो यार लोग 20-20 साल 10-10 साल केस लड़ते हैं, 90% केसेस गेट सेटल्ड। या तो फर्स्ट डेट पे सेटल होंगे या आखिरी डेट पे सेटल होंगे। 90%, आई एम सेइंग 100% मैं कभी नहीं कहूँगा कि हाँ, बट 70 to 90% गेट सेटल्ड इन द कोर्ट्स अगेंस्ट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, पैसे लेके या जैसे भी होगा वो। मगर मेरे को ये जो मैं केसेस के आजकल देख रहा हूँ, डेट इज़ ईगो प्रॉब्लम। ईगो की वजह से अपने जस्ट फॉर योर पर्सनल सेटिस्फेक्शन लोग फॉल्स कंप्लेंट, फॉल्स एक्यूजिशन करते हैं कि तेरे को मजा चखाना, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। दिस इज अ प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। किस टाइप की फॉल्स एक्यूजेशंस करते हैं लोग? फॉल्स एक्यूजिशन में क्या करते हैं कि यार मेरे को जो पर्सनल फील कभी कभी केसेस में देखता हूँ कि कई फॉल्स एक्यूजिशन होते हैं, देयर इज नो एनी सिंगल हर्ट, से कोई घूसा नहीं मारा, कोई फिजिकल अब्यूज नहीं हुई, एक कंप्लेंट थाने में जाके कर दी, मेरे साथ मार पिटाई करी, मेरे ऊपर केरोसिन। मैं आई एम नॉट सेइंग एवरी वीमेन इज सेम नेचर, आई एम नॉट सेइंग एवरी मैन इज सेम नेचर कि जी मेरे ऊपर केरोसिन डालने की कोशिश करी, मेरे को जलाने की कोशिश करी, मेरे को मारा और मेरे को सीढ़ियों से गिर दिया, अब मैं कंप्लेंट कराने आ गई हूँ। लड़का बेचारा थका के ऑफिस से आता है, 100 नंबर के कॉल पे पुलिस वाले बाहर खड़े होते हैं, चलो जी, तो वो सोचता है यार मैं तो अभी ऑफिस से आया हूँ और अब मेरे को थाने बैठना पड़ेगा। तो दीज आर दी केसेस कि जहाँ पे फॉल्स एक्यूजेशन जस्ट टू सेटिस्फाई योर ईगो। पैसा सेकेंडरी हो सकता है, बस पैसे। लड़का लड़की को जेल भिजवा सकते हैं फॉल्स एक्यूजेशन? फॉल्स एक्यूजेशन में बिल्कुल यू हैव अ राइट, तो यू हैव अ राइट इन दिस कि आप देखो, लॉ इज इक्वल, इधर यू आर गर्ल और अ बॉय और यू आर अ ट्रांसजेंडर, लॉ इज इक्वल टू एवरीवन। लॉ नहीं देखता आप बूढ़े हो, लॉ नहीं देखता आप जवान हो। वी थैंक टू द गॉड जिस कंट्री में हम रहते हैं, यू हैव अ राइट बोलने के लिए, यू हैव अ राइट टू डू एनीथिंग। तो लॉ आपको सब कुछ देता है। यहाँ पे मेंटेनेंस अगर लड़की क्लेम कर सकती है तो यही लॉ आपको लड़के को भी मेंटेनेंस दिलवाता है। And what if sir either of the party in a marriage cheats an other party? Cheats. Or with sleeps with someone else? This is a cruelty in itself. This also comes under Adultery and this is a cruelty in itself कि अगर आप चीट करते हो तो आप सोचो आपको स्पाउस को पता चलता है तो how she will feel. She must have a documents in this regard. Sufficient documents. आप एक एलिगेशन ही नहीं लगा सकते कि जी मेरे साथ चीट हुआ या my husband is in a relationship with another one. By merely putting an allegation, no purpose would be served. Rather, you are creating a mental trauma to your husband, जिसको आप ऊपर आप एलिगेशन लगाते हो कि जी मेरे साथ चीट हुआ।
ये एडल्ट, ये किसी के साथ रिलेशनशिप में, यू मस्ट हैव अ सफिशिएंट डॉक्यूमेंट टू शो कि ये देखो ही हैज़ अ रिलेशन विद समवन, यू प्रूव दिस थिंग इन दिस कोर्ट, यू वेंट टू कोर्ट एंड वहाँ पे आप इस चीज़ को प्रूव करो। व्हाट्सएप चैट्स जो है वो सफिशिएंट एविडेंस है? एडमिसिबल, व्हाट्सएप चैट्स आर एडमिसिबल, यू हैव टू प्रूव कि हाँ भी ही हैज़ अ रिलेशंस, और फोटोग्राफ्स यू मस्ट बी, कि देयर मस्ट बी अ फोटोग्राफ्स, ही वाज इन अडल्टरियस रिलेशनशिप, दीज आर एडमिसिबल। ओके। फैमिली कोर्ट्स आर नॉट बाउंड बाय अ रिजिड लॉ, जैसे आप सिविल में देखते हो, क्रिमिनल में देखते हो, फैमिली कोर्ट्स आर नॉट बाउंड टू कि जी बहुत रिजिड लॉ लेके आओ, हमें चीज़ दिखाओ जो आप लेके आए हो, क्या ये उस फ्रेम में है कि हम इसको एज ए एविडेंस एडमिट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके ग्राउंड्स, आप पिटीशन लेके आते हो, यू कम विद द क्लीन हैंड्स टू द कोर्ट, कोर्ट विल गिव यू एवरीथिंग व्हाटएवर यू। सर अभी जैसे आप बता रहे थे कि 10 साल लग जाते हैं केसेस सेटल होने में, हाँ, और इतना ज़्यादा लोगों का लाइफ का सिग्निफिकेंट टाइम चले जाता है, तो क्या ये बात एड्रेस होती है कोर्ट में? क्या मतलब तरीके कुछ हैं ऐसे जिससे ये जल्दी सॉल्व हो जाए केस? बहुत तरीके हैं, बट मैं इसको ना एक थोड़ा सा आपके माध्यम से ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि लोग कहते हैं 10-10 साल लग जाते कचहरियों में, 20-20 साल लग जाते कचहरी में। आई हर्ड वेरी इंटरव्यूज़, तो बड़ा दुख होता है ये सुन के कि लोग कहते हैं 10-10 साल, 20-20 साल लग जाते हैं। आप ये बताएं कि उस 10 साल में क्या कोर्ट ने एफर्ट नहीं किया आपको सेटल कराने का डिस्प्यूट? क्या उसको उस टाइम पीरियड को आप नहीं काउंट करोगे? डिडंट कोर्ट ऑन द फर्स्ट डेट गिव यू अपॉर्चुनिटी कि आप सेटल करना चाहते हो? डिडंट पार्टीज गो टू अ मीडिएशन कि हाँ भाई मैटर को सेटल कर लेते हैं? आप स्पीडी ट्रायल चाहते हो या अनफेयर ट्रायल चाहते हो? हमें बड़ा दुख होता है ये सुन के कि जब लोग कहते हैं कि जी ये तो बड़ा समय लगता है, 20-20 साल, 25-25 साल लग जाते हैं। अरे 25 साल लगते हैं तो उस केस को समझना भी तो पड़ता है, उसको इसको देखना भी पड़ता है। नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि कई बार है ना दूसरी पार्टी ट्राई करती है टालने के लिए केस। कई बार करती हैं, मैं कहता हूँ कई बार करती हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हो। और ऐसे में राइट्स मिलने में टाइम लग जाता है, जो राइट्स आपको इमीडिएटली मिल जाने चाहिए वो मिलने में टाइम लग जाता है। नहीं, मैं आपको छोटी सी बात क्लियर करता हूँ। हम्म, देखो, दूसरी पार्टी लिंगर अपॉन करती है, जी कोर्ट्स आर वेरी इंटेलिजेंट नाउ, दे अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, कि कहाँ लिंगर अपॉन हो रहा है। और अब तो हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दे रखे हैं कि यू मस्ट ट्राई द केस स्पीडियसली, इसको जल्दी से जल्दी फ्रेम आउट करो। वो लिंगर अपॉन की प्रैक्टिस अब बहुत कम देखने को मिलती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैट्रिमोनियल साइड से बताऊं, हट के बताऊं, पहले सिविल कोर्ट्स में जाते थे हम लोग, हमें बहुत टाइम लगता था चीज़ों। नाउ व्हाट दे डन कि कमर्शियल कोर्ट्स आ गए, जो ट्रेडर्स है, जो बैंकर्स है, उनके लिए इतना एक्सपीरियंस लो है कि आप विद इन अ 6 मंथ यू गेट अ रिलीफ विद इन अ 6 मंथ। For traders and bankers. For traders, for bankers, and several other people who come under the definition of commercial courts. Okay. But no one will appreciate this. बस कोर्ट्स, वो सनी देओल की मूवी देख रखी है, तारीख पे तारीख तारीख। नो, कोर्ट्स आपको, आप ये समझिए कि अगर फैमिली कोर्ट्स में तारीख मिल रही है तो कोर्ट्स आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप ये मत सोचें कि 1 महीने के अंदर तारीख पड़ रही है तो आपका तलाक हो जाएगा। कोर्ट्स इज मियरली गिविंग यू अपॉर्चुनिटी कि आप बाहर बैठ के फैसला कर सकते हो, क्योंकि लड़के को भी पता है मेरी उम्र निकल रही है, लड़की को भी पता है मेरी उम्र निकल रही है। जब आपको 4 महीने की डेट मिलती है, वो इसलिए नहीं मिलती कि मेरे पास रोस्टर नहीं है, तो कोर्ट थिंक कि शायद आप लोग थोड़े एफर्ट्स करके इस मैटर को सेटल कर लें। ठीक है, तो मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मैट्रिमोनियल इतना प्रेशर हो गया है जजेस के ऊपर, इतना बर्डन हो गया है, क्योंकि केसेस इतने बढ़ गए एंड हर केस को बिना सुने तो डेट नहीं दी जा सकती। एवरी पार्टी वो एक्सपेक्ट कि मेरे को 5 मिनट 10 मिनट तो सुना जाए। हाँ, लिंगर अपॉन की जो टैक्टिक्स हैं वो जजेस समझ जाते हैं, वो सब समझ आता है कि कौन लिंगर अपॉन करना चाहता है और कौन नहीं। तो सर ये भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात है कि मैरिटल रेप्स हमारी कंट्री में क्राइम नहीं है। सो आपके अकॉर्डिंग शुड दीज एक्ट्स बी क्राइम और नॉट? अब इसमें पर्सनल कमेंट क्या करूँ यार। मैं जब एफआईआर पढ़ता हूँ और जब उस एफआईआर में पढ़ता हूँ कि जी मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, और जब हम उसकी मेडिकल या कुछ चीज़ देखते हैं और जब कुछ नहीं मिलता जी, तो हमारा तभी उस कंप्लेनेंट, उस विक्टिम से साफ पता चल जाता है कि यार बोगस कंप्लेंट्स। मेडिकल क्या मतलब सर? अगर देखो,
सपोज मैं आपको छोटी सी मैरिटल रेप से मैं थोड़ा सा अलग लेके चलता हूँ आपको। आप कभी भी 498 या 406 की कंप्लेंट पढ़ोगे, 498 या 406 इज बेसिकली व्हेन a cruelty has been happened to a girl by her husband or a matrimonial relatives or a husband's relative, then she has a right to make a complaint against them under 498A. Okay. And 406, suppose you give some articles to them like sona, silver, then they are these offense and they are not returning you back, this cover under 406. जब हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, जब हम कंप्लेंट्स पढ़ते हैं, तो हम कंप्लेंट में पढ़ते हैं कि डिस्प्यूट इतना सा होता है जी। और जो उसके वेल विशर्स हो या जो उसके साथ में होते हैं वो उसमें मसाला डाल के उसको इतना बड़ा कर देते हैं कि हम कभी कभी हैरान होते हैं कि यार एक 22 दिन की मैरिज में कितनी क्रूरलिटी समझ सकते हो, कितना मारपिटाई हो सकती है। मगर आई हैव सीन द केसेस जहाँ पे 22 दिन की शादी होती है और 25-25 पन्ने के FIR होते हैं, 25 पेजेस FIR। आपको मैंने मारा, इफ आई गिव यू hard faced blow, there must be some impression, Bruises and all. बट जब हम कंप्लेंट्स पढ़ते हैं, मैं नहीं कहता कि ये झूठी होती हैं, मैं कहता हूँ कि कई केसेस में उसको इतना एक्सैगरेट किया जाता है कि जो नहीं होता वो भी डाल दिया जाता है। ओके। तो बट मेनली मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके अकॉर्डिंग ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए? मैं तो और कोर्ट्स का इसके पीछे क्या स्टैंड पॉइंट है, मतलब कि जब उनके पास ऐसे केसेस आते हैं, so what is the opinion of courts? नहीं, they are strict to this, but for if you see my personal opinion, I say कि अभी इसके ऊपर बहुत चर्चा बाकी। Okay. This is a deepest topic which need a more refinery, more discussions and then to be implemented. Okay. क्योंकि ये प्रूव करना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। And my personal opinion would not work on this. वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये इलीगल है ना, इसलिए This is illegal, but आप प्रूव देखो, कोर्ट कहते हैं the court has a folded eyes, they can't see. You have to prove this thing before the court. कैसे करोगे? सर, तो आपके अकॉर्डिंग जो हमारी कंट्री में मैरिज लॉज हैं, हाँ। वो जेंडर बायस्ड है? नहीं, मोर इन क्यों? फेवर ऑफ वुमेन और मेन? आप मैन हो, कांट यू फाइल अ डाइवोर्स? जी, यू कैन फाइल अ डाइवोर्स। वो तो बस दिखाया गया कि यार वो तो वुमेन बाइज्ड हैं, किसी जज साहब ने 50,000 की मेंटेनेंस बांधी तो जी हमारा तो इंडियन लॉ औरतों के फेवर में है। किसी जज साहब ने कह दिया कि नहीं जी बच्चों को पैसा देना है तो जी हमारा तो लॉ बाइज्ड है। आई फील कोर्ट ने आपको क्या क्या नहीं दिया, लॉ ने क्या नहीं दिया आपको। लॉ ने आपको आप भाई लेडीज़ को और जेंट्स को इक्वल ग्राउंड्स दिए डाइवोर्स के। जी, आप इसमें डाइवोर्स फाइल करो, आपके साथ जो बीती है आप बीती है वो उसे फाइल करो, आप करेंगे। तो आप क्यों कहते हो भाई, रही बात मेंटेनेंस की या अदर, क्या जेंट्स जो है वो मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकते लॉ में अगेंस्ट में? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दे कैन क्लेम, दे हैव टू शो कि भाई मेरे पास कोई कमाई का सोर्स नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या पेरेंट्स क्लेम नहीं कर सकते अपने बच्चों से मेंटेनेंस? पेरेंट्स तो कर सकते हैं, मतलब क्या हस्बैंड वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम? बिल्कुल कर सकता है, ओके, बिल्कुल कर सकता है और करते हैं। सपोज अ लेडी इज अर्निंग 5 लाख रुपीज पर मंथ और आदमी की तनख्वाही कुछ नहीं है। अब मैन यूज टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड सडनली मेट विद एन एक्सीडेंट, हैज नथिंग टू ईट एंड नथिंग टू सर्वाइव, हु विल टेक केयर ऑफ हिम? तो आपने ऐसे पर्सनली केसेस देखे हैं? बहुत देखे हैं, बहुत देखे और बहुत करे। ओके, भी क्यों मतलब लड़की केस डालती है 125 का, मेंटेनेंस क्लेम करती है कि जी मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए, मुझे पैसे दिए जाएं। क्यों लड़के के साथ कंडीशन नहीं हो सकती है? क्या लड़का बेरोजगार नहीं हो सकता? क्या लड़के का क्या एक्सीडेंट नहीं हो सकता और वो ही लूज हिज लेग्स एंड ही कैन नॉट गो टू वर्क, कांट ही क्लेम अ मेंटेनेंस? जी सर, ही कैन। तो क्या ऐसे राइट्स हैं जो एक डाइवोर्स पर्सन को सर अवेलेबल है? फॉर अ डाइवोर्स आप ये कहेंगे कि एक लड़की अगर डाइवोर्स फाइल करती है, लड़का डाइवोर्स करती है, तो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं उसके पास? जी जी, से
It's all depend upon, see, if a woman is doing nothing, she can claim a maintenance because she must be living separately. Most of the cases I have seen, the women are living separately, they can claim a maintenance. और उन केसेस में तो मेंटेनेंस मस्ट हो जाती है जब बच्चे छोटे होते हैं। जी। क्यों भाई, एक औरत तो अपना घर चला लेगी जैसे तैसे, वो बच्चे क्या करेंगे? तो कोर्ट हैज़ ग्रांटेड माइनर चिल्ड्रंस राइट्स कि आपके पास भी राइट है, आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। तो आई फील कि जैसे एक लेडी के पास मेंटेनेंस का राइट है, वैसे बच्चों के पास अपने बाप से मेंटेनेंस का राइट है, वैसे ही उनके माँ बाप जो हैं वो भी मेंटेनेंस का राइट के हकदार हैं। जी। तो अपार्ट फ्रॉम मेंटेनेंस और भी कुछ राइट्स होते हैं? हाँ, देयर आर सेवरल अदर राइट्स। मेंटेनेंस के अलावा भी कई राइट्स होते हैं। दे कैन एक्सरसाइज। आप अगर डोमेस्टिक वायलेंस में जाते हो, यू कैन डिमांड और यू कैन प्रे फॉर अ सेपरेट शेल्टर, accommodations, and whatever you want you can claim. There is a specific act, domestic violence is for you. If some domestic violence incident has been committed to you and you cannot live under a same roof but you need something, आप मायके नहीं जा सकते, आप ससुराल रह नहीं सकते, तो where she would go, कहीं तो जाना पड़ेगा उसको। जी। तो he can claim कि मेरे को एक सेपरेट हाउस होल्ड चाहिए, मेरे को अपने रहने के लिए, खाने पीने के लिए, खाना चाहिए, सर्वाइवल के लिए चाहिए। अब दिक्कत ये है कि लड़की अकेली है, आदमी ने परेशान करने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर दिया, जी। रोज़ उसकी बॉस के यहाँ पे या ऑफिस में जाता है, तो रिस्ट्रेंटमेंट ऑर्डर आप क्लेम कर सकते हो कोर्ट से। ओके ओके। सो इट कम अंडर डोमेस्टिक वायलेंस कि आपको रिस्ट्रेनमेंट चाहिए, आपको एलिमनी चाहिए, आपको मेंटल फिजिकल डैमेजेस जो आपको हुए हैं वो चाहिए, अपार्ट फ्रॉम मेंटेनेंस। ओके। तो यू कैन क्लेम अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सर अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल हस्बैंड कह देता है कि आई एम नॉट केपेबल ऑफ मेंटेनिंग द वाइफ एंड वाइफ इज विद हर किड्स और वो शी इज लिविंग सेपरेटली, और इन लॉज जो है हस्बैंड के जो फादर है ही इज केपेबल, सो विल ही मेंटेन? हस्बैंड हैज टू मेंटेन। एंड व्हाट इफ ही सेज दैट ही इज नॉट केपेबल? Nothing works with saying this is a court. A man, whether he is earning or not, the court will presume if he is able and capable to work. एक खट्टा कट्टा आदमी कोर्ट में जाता है और कहता है जी मैं तो कुछ नहीं करता, मैं बेरोजगार हूँ, then at this time what the court will do, court will apply a law of minimum wages act. ओके। सपोज एक खट्टा कट्टा आदमी कोर्ट में जाता है, मतलब ही मस्ट बी अर्निंग, आप दिल्ली मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से देखोगे तो एटलीस्ट 18,000 15,000 15,000 के हिसाब से प्रोपोर्शनेट वो मेंटेनेंस देगा, ओके। अपने बच्चों का भरण पोषण देना पड़ेगा। बाय सेइंग कोर्ट के अंदर देयर इज नो स्पेस ऑफ सेइंग। बट ये तो एक उसके लिए फ़ायदा है ना, वो झूठ भी तो बोल सकता है कि मैं जो हूँ कुछ अर्न नहीं करता हूँ एंड फिर उसको मिनिमम वेजेस देनी पड़ जाएगी। सर एक बात बताओ, व्हेन यू गो टू द फैमिली कोर्ट्स, जी सर। आपको भी पता होगा, ये कई हमारी ऑडियंस है उनको भी पता होगा कि देयर इज़ अ जजमेंट पास बाय द कोर्ट्स जिसमें यू हैव टू डिस्क्लोज योर एसेट्स, योर लाइबिलिटी, एवरीथिंग यू हैव टू डिस्क्लोज बिफोर द कोर्ट। ओके। मियरली बाय सेइंग कि मेरे पास कुछ नहीं है, नथिंग विल वर्क आउट। आप अपने एफिडेविट में दे दो आई हैव नथिंग, लेफ्ट अपॉन द कोर्ट। कोर्ट देखेगा कि आपके पास है या नहीं है। Okay. और कोर्ट क्यों देखेगा, आपकी दूसरी पार्टी जो अपोजिट पार्टी है वो सब कुछ लाके आपको दिखा देगी कि किसके पास क्या क्या है और उसके पास क्या क्या नहीं है। तो सर मतलब इससे यही मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि मेंटेनेंस डिसाइड करने के लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मेंटेनेंस डिसाइड करने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि मेंटेनेंस मिलती कैसे है। जी सर। डिसाइड करने के लिए फैक्टर्स तो ये देखा जाता है कि डिपेंडेंट्स कितने हैं आपके ऊपर, आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। दिस इज क्योंकि द कोर्ट हैज टू गिव इक्वल लाइक इक्वल स्टेटस टू द अदर्स पर्सन। अगर सपोज अ मैन इज अर्निंग 5 लाख रुपीज एंड इन अ केस, हमारे केस में वो जो लड़की थी वो 50,000 कमाती थी, उस केस के अंदर कोर्ट कहता है कि भाई देयर इज अ बिग डिफरेंस ऑफ अर्निंग,
वकील आते हैं, कहते हैं जी कैन नॉट क्लेम अ मेंटेनेंस बिकॉज शी इज वर्किंग, बाय मियरली सेइंग शी इज वर्किंग नथिंग विल सर्वाइव। आप अपना पर्पज सर्व नहीं कर सकते बस सेइंग कि जी ये तो वर्किंग है, इसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। कोर्ट हैज टू गिव अ इक्वल स्टेटस। अगर वो 5 लाख कमा रहा है और लड़की 50,000 कमा रही है तो शी इज एंटाइटल टू एटलीस्ट एनहेंसमेंट की, एनहेंसमेंट नहीं तो शी इज एंटाइटल फॉर दैट मच ऑफ अमाउंट विच मेक अ गुड एंड रिस्पेक्टिव इक्वालिटी। रिस्पेक्टिव इक्वालिटी की आप 5 लाख कमाते हो, वो आपके डिपेंडेंट्स देखेंगे, डिपेंडेंट्स के बाद आपका स्टेटस देखेंगे, देन उसमें से 5 लाख में से आप जी 50,000 रुपये आप इनको पर मंथ दोगे। इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ओके। इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है वो कोर्ट के ऊपर है, बट अगर आपकी इनकम 50,000 है या लाख रुपए और आपकी वाइफ 50,000 कमा रही है, कोर्ट विल से यू आर अर्निंग, नाउ दिस लॉ विल एप्लीकेबल, यू आर अर्निंग। ओके। बट व्हेन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ इनकम, now the maintenance law will come. So now how the maintenance given and proportionate, there is a family cake. Hope I am not making you bored. No, no, ठीक है? sir. No. There is always a family cake. A family cake has to be cut. Your income, husband income is taken to be as a family cake, out of which 2 shares given to a husband, Okay. 1 share given to a wife, and each shares one share or 1 share is given to a child. Okay. This is a division of a family, the family income. Okay. How the income is divided. Suppose I am earning 10,000, means 5,000 is mine. I have 1 daughter. 2,500 belongs to my wife and 2,500 belongs to my kid. Okay. Why 5,000 to me? Because I have to bear the expenses. I have a working boy. I have to go. I have to come. I have a lot of expenses. So 2 ratios for me. This is the best judgment I feel given by the Honorable High Court. Best division of the income. family कि आपकी इतनी इनकम है, आपके पास 2 रेशियो रहना चाहिए, बाकी बच्चों का और बाकी बीवी का। ओके। जैसे कई केसेस होते हैं जिसमें फॉल्स एक्यूजेशंस होती हैं और कभी कभार मतलब इंसान की जो है प्रॉपर्टी को वो होता है, रिस्क होता है कि डाइवोर्स के अंदर जा सकती हैं। तो क्या ऐसे व्हाट आर द वेज अ पर्सन कैन प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी एंड इनकम इन केस ऑफ डाइवोर्स, कि वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकता है? कहाँ जाते हैं मेरे को बताओ ना आप, मेरे को ये बताओ कि जैसे हम देखते हैं ऑनलाइन के ऐसे ही इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ के डिवोर्स हो रहे हैं एंड अदर पर्सन इज टेकिंग मोर देन हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी। see, if you have a property on your own name, if your father have a property in his own name, your wife cannot claim a right in your father's property. Your wife can claim a shelter in the property which is in your name. ठीक है, वाइफ के पास राइट है उस प्रॉपर्टी में रहने का जो आपसे बिलोंग करती है। शी कैन नॉट टेक अ डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी की हाफ मेरा हाफ तेरा, शी कैन नॉट सीक अ डिवीजन। और आप कहते हो कि प्रोटेक्ट कैसा करना है, तो आप ये चीज़ें क्यों छुपाते हो? मेरे को ये थोड़ा सा हर्ट होती है चीज़ की वाइफ से छुपा लेना है, वाइफ को ना मिले, या वाइफ कहती है कि हस्बैंड को ना मिले। यू मेक योर रिलेशंस लाइक दिस कि ये चीज़ें हो ही ना। प्रॉपर्टीज छुपाने से नहीं छुपेंगी, अब जो कोर्ट के सामने आपने एफिडेविट देना उसके अंदर एक एक चीज़ क्लियर आएगी। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आप 1% छुपा भी लेते तो कोर्ट अदर पार्टी विल ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड कि ये प्रॉपर्टीज है, बिकॉज दीज प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज को देख के आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता चलता है। मैं छुपाने की बात नहीं कर रहा, मैं सर ये कह रहा हूँ कि अगर सामने वाले को पता भी है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, सो कैन आई रिफ्यूज टू गिव दैट प्रॉपर्टी? क्या मतलब व्हाट आर द वेज? You can refuse, she cannot claim a partition in the property, she cannot sell out, she cannot dictate the terms and condition to you कि भाई इसको बेचो। she cannot enforce such kind of a decree, or she cannot take any order कि इसको बेचा जाए। बट हस्बैंड की प्रॉपर्टी में तो अपना वाइफ का भी वो होता है शेयर अकॉर्डिंग टू सक्सेशन एक्ट। Suppose I am living today, I get demised, my wife has a share, my daughter has a share, till I am surviving, no one can tell me to divide it,
No one can tell me to dispose of it. I am the owner of the property. These properties show my standard of living. And what if the wife gets separated with the kids? Then she has the right. She has a right to stay in the property. She can claim to be stay in the property and not dispose of the property until and unless the litigations are continued, and she can get the orders from the court that these properties should not be disposed of. Under Domestic Violence Act, this is apart from the matrimony, this is apart from the maintenance. कि अगर मैं अपने पति के साथ नहीं रहती हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, I can claim to the court and request that these property which are in the name of my husband shall not be disposed of. For the reason, because I want a house for myself. Okay. And in case my husband is not able to get a house for me, so I can live in here. So this is basically a plan of a domestic violence. You can live under a shared household. You can live in the property of your husband. He will not dispossess you illegally. But you cannot bars over you cannot say ki I want a partition of the property. This right is not there. The partitions cannot and sell off. You can restrain your husband, but you cannot say sell it. Suppose you win a case, win a battle of maintenance, you win a battle of a domestic violence where you claim a damages. Now he does not have a money, he has a property. So from where that money will come? Only from that property. Yes. By this way you will get. But until and unless the property is in your name, she cannot say sell it off. Okay. But she can stay in the property. She has a right to stay in the property because that is a matrimonial house. And sir, in the legal battle relating to custody, Yes. is there a difference when custody is asked by either of the parties for a daughter or for son? Is there any difference in laws? There's some difference. There initially some of the few years, early years, there are some that they have to live with the mother for 2 or 3 years. Like I'm not sure. I have to read it. They initially years they can stay with the mother, but father has the right to get the custody, either a son or a daughter. But initial year there is some problem, but a father has a right to get the custody of the children. But the most important thing, if any of the party file a case of a guardianship, either of the party who has no custody of the children, for the whole trial, for the whole duration, he will get on the first day he will get the meeting rights. Okay. Either Saturday or Sunday, you meet your children, live with them, and the principle for this law, this act is basically that no one want to see a child become a pendulum, because the paramount consideration is always a child. Because this also affects the mental health of the child. Mental people, I have seen the kids get rid of their parents. They don't want either of the parents. They are happy with their grandparent and not with the father and mother. Okay. Because see, एक माँ मंडे से लेके फ्राइडे तक अपने बच्चे को डांटती है, मारती पीटती। सैटरडे संडे बाप उसको लेके जाता है, पूरी अय्याशी कराता है। और ये वाइस वर्सा भी अप्लाई होता है। आई एम नॉट सेइंग मैन रॉन्ग है और फीमेल राइट है, आई एम सेइंग बोथ वाइस वर्सा अप्लाई। विजिटेशन राइट देखो, जिस चीज़ के पॉजिटिव है उस चीज़ के नेगेटिव भी होते हैं। मंडे टू फ्राइडे एक बच्चे को मैंने सही करना है तो मैं उसे पढ़ाऊंगा जी, डांटूंगा, सब चीज़ें देखूंगा कि उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। और जब ये सैटरडे संडे विजिटेशन का टाइम आता है, वो जो दूसरा स्पाउस आता है, ही कम विद द लॉट ऑफ बैलून्स, क्योंकि उसको तो वीकेंड भी डील करना होता है। आप ये देखो ना, उसको वो माँ अच्छी क्यों लगेगी जो सैटरडे संडे को बाप से मिलता है। सही बात कह रही है, और वो स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसकी भलाई के लिए है वो स्ट्रिक्ट। तो बच्चे की मेंटल हेल्थ इस लिटिगेशन में सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है, बच्चे की मेंटल फिजिकल। क्यों? बच्चा एक वो ट्रॉफी हो जाता है जो दोनों पार्टीज चाहती। दिस इज अ कंडीशन ऑफ व्हाई सिंस बिगिनिंग आई एम सेइंग कि कॉम्प्रोमाइज क्यों होने चाहिए। इसलिए होने चाहिए कि
आपकी लिटिगेशन आपके बच्चों को अफेक्ट करती है। बच्चे एक like these kids start to use their parents. They are so practical. They have seen their father and mother litigating for last 5 years and they know कि यार पापा को मैं ये करूँगा तो मुझे तो मिल ही जाएगा, क्योंकि उन्हें सही गलत का फर्क नहीं पता होता। उन्हें तो सही गलत का, क्योंकि उन्हें पता है ये सैटरडे संडे वाले पापा हैं तो इनसे तो सब कुछ मिल जाएगा, या ये सैटरडे संडे वाली मम्मी है ये तो सब कुछ दिला देगी। जी सर, जैसे लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट करा था अबाउट सेम सेक्स मैरिज। सो अभी भी उसको लीगल स्टेटस नहीं मिला है। सो अकॉर्डिंग टू यू should it be given legal status? I see. So Honorable Supreme Court has given a verdict in this regard. So I am no one to give my opinion. But according to my opinion, if someone asks me about this, I feel personally that it should be allowed. Because everyone has a right. No one be bound कि आप ऐसे मत करो, क्योंकि जो चीज़ जहाँ स्टिकनेस होती है वहाँ चोरी चपाटी ज़्यादा होती है। एंड बहुत सारी कंट्रीज ने अलाउ भी कर दिया, इवन they have एशियन done. कंट्रीज आर अलाउइंग। But my personal opinion cannot work on this because Supreme Court has given a verdict upon Yes. this. ओके। कि अगर हम किसी चीज़ को लीगलाइज नहीं करते इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ख़त्म हो गया। वो हो रहा है, वो चल रहा है, मगर सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये रीज़न है। Being a homosexual is not a crime, but marital status given to them is a crime. अभी यही करंटली सिचुएशन है ना सर, मतलब जब उनको अलाउंस मिल गई एज अ I wish my opinion would work upon it. I would suggest something else in it, but my opinion would not change anything. Okay. So verdict has come and we have to appreciate that verdict. Okay. Sir, today we have mainly discussed about Hindu Marriage Act, rights relating to Hindus. Yes. And in our country, we are living in a secular country. There is also Muslim Marriage Act and also other acts also. What Special Marriage Act. Marriage Act. Yes. All right. So, sir, do you think there should be a common law in our country for marriage? No such need. Why there should be such need? You are a Hindu. Your laws are different. Your marriage is different. Your marriage is sacrament. Muslim marriage is contractual. How one uniform marriage laws will work on each and everything? Just tell me. No. Last year I saw in an article that there is a upcoming common law called Uniform Civil Code. Uniform civil code, yes. That will unify the marriage laws. Let it become. We'll see. But Okay. I feel that there is, see, every culture has this is our India. There are different culture, different religion, different laws. We get different things. We understand different things. See, आप वही हिंदू मैरिज में जाते हो जहाँ पे 7 फेरे होते हैं। जी। आप वही हिंदू मैरिज में जाते हो जहाँ पे 4 फेरे भी होते हैं। आप वही 7 फेरे मंदिर में भी देखते हो। आप वही 7 फेरे गुरुद्वारे में भी देखते हो। आप मोमडन्स में जाते हो, गुरुद्वारे में तो शायद 4 फेरे होते हैं। 4 फेरे होते हैं। मतलब आई एम सेइंग कि वही शादी उसी तरीके से आप से गुरुद्वारे में भी देखते हो। एंजॉय योर कल्चर, एंजॉय योर लॉज। दिस इज नॉट बी रिजिड कि एक ही लॉ होना चाहिए, एक ही तरीके से होना चाहिए। जब तक है तब तक चलाओ। सर, आपने लॉ एज अ करियर क्यों चूज करा? सर, लॉ एज अ करियर चूज इसलिए किया, सी दिस वाज आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। फर्स्ट आई क्लियर दिस थिंग, आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। तो एक भीड़ होती है, सबको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाना होता है आफ्टर 12th। सो माय फादर वाज लिटिल बिट सेड कि BBA, BCA, MBA, MCA नहीं, एंड आई वाज बीइंग अ फर्स्ट टाइम टू दिस प्रोफेशन। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं इस चीज़ को, करना है, सीखना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो आई कंप्लीटेड माई लॉ एंड देयर आफ्टर आई थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मेरे को ऐसे सीनियर्स दिए जिन्होंने मेरा इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट क्रिएट किया। एंड इन दिस प्रोफेशन द रोल ऑफ अ गुरु इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Okay. How you deal with the cases, how you deal with the people, how you deal with the judges.
एक आपको गुरु ही सिखाते हैं। सो इस वकालत में गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपके भी इनिशियली कोई मेंटर रहे हैं? Yes, I was a junior to SP Agarwal sir, ओके। and I learned a criminal law from SK Aluwale ji. He is a senior advocate in Karkaduma courts. तो ट्रायल बहुत अच्छा है उनका. He was an NDPS lawyer. तो I was junior to him. तो ऐसे मैंने भी वकालत सीखी इन लोगों से. जितना हार्ड वर्क इन्होंने किया, बस उसको देखते हुए हम इस प्रोफेशन में कंटिन्यू हैं और चलते रहेंगे. So what do you like about law as a career? लॉ, सी इन दिस प्रोफेशन आई फील कि सबसे अच्छी चीज़ जो है, जो आपको सुबह उठते ही ये मिलती है कि आपने आज कुछ सीखना है. जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस लॉ के लिए, कि आप लॉ बुक्स वही हैं, 90s 50s से वही लॉ बुक्स हैं, मगर जजमेंट्स रोज़ अलग पास होती हैं, रोज़ अलग व्यूज़ आते हैं. तो मीन्स यू हैव एम्पल ऑफ थिंग टू डू, टू सर्च, टू रिसर्च एवरीथिंग. तो मेरे को ये पर्सनल बिलीफ है कि आपको अगर कुछ सीखना है, रोज नई चीज़ सीखनी है, यू कैन नॉट गेट बोर्ड फ्रॉम दिस लॉ. सो अगर आपने कुछ नया सीखना है तो यू मस्ट ज्वाइन दिस, यू मस्ट कम टू लॉ. Sir, how long have you been practicing I am law? practicing since 2000. I was enrolled in 2012. I completed my law in 2012. And since 2012, every law student wants to be a judge initially. And with me too. And in 2010, I joined a law institute, where I used to study for judiciary. And for 2 years, I put my efforts. But thank God, where I am happy. And after 2013, I started my practice. Okay. Earlier, I was a junior, and in 2017-18, I started independent. Okay. So about 12 years. 11, 12 years. 12 years. Okay. It's been 12 years, and I thank to God कि बहुत अच्छा समय रहा अभी तक और आगे भी रहे. Sir, so according to you, what are the problems that young lawyer faces when he enters this profession? See, the problem is when we this is a profession, and when we try to compare this profession with a business, the problem starts to come. You never try to compare this profession as a never treat or never try this profession as a business. और यंग जनरेशन में जो मैं कहूँगा, सी दे आर वेरी इंटेलिजेंट, रियली इंटेलिजेंट. जो हम थे, हमसे फार बेटर. दे हैव अ रिसर्च वर्क विद देम, दे हैव टेक्नोलॉजी विद देम, दे हैव एवरीथिंग. बट जो पेशेंस है, द प्रॉब्लम इज पेशेंस एंड फाइनेंसेस. Okay. वो जो चीज़ आती है हर जूनियर के साथ, जो पेशेंस, और दूसरी चीज़ फाइनेंस. बिकॉज इफ यू वांट टू एग्जिस्ट इन एनी स्ट्रीम, इन एनी profession, you must have something in your pocket. So initially the pay scale is not very good. Very good in this area. The pay scale is not good. The problem is the juniors also has to understand, newcomers also has to understand this thing. Law profession is meant to learn. I always hear about the headlines, the law interns should be paid, they should get something remuneration, they should get something, they raise their voices. But I feel if you get something from your seniors, you are doing nothing. You are limiting, you are just doing a limit your area of learning, because you start to do for your pay and not to your learning. So I feel कि चलो छोट कम है, बट इनिशियल ईयर्स तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके सीखना तो पड़ेगा. बट एक पॉइंट के बाद इंसान के मन में वो भी आता है कि पे मतलब होनी चाहिए. जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, व्हेन यू विल बी अ इंडिपेंडेंट, व्हेन यू आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, जो आपने मेहनत करी है वो सब कवर हो जाएगा. इनिशियली ईयर्स 1 2 3, नो आई एम नॉट सेइंग 1 2 3, आई एम सेइंग आप लॉ करते हो, यू कंप्लीट योर 5 years लॉ, यू कंप्लीट योर 6 years लॉ, व्हाटएवर यू डू, आपने 5 साल लगाए, आपको 5 साल और मेहनत करनी है. दिस इज नॉट अ course of 5 years, this is a course of 10 years, where for 5 years you learn the law, and for next 5 years you execute the same, and for next 5 years you gain something. I feel myself, okay, 5 साल आप उसको दो,
लॉ के बाद, डिग्री लेने के बाद सीखो, और जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ो, आप सब कवर कर लोगे। Thank you, sir, very much for giving your time. And it was really nice talking to you. And before, really good for me, and I really enjoy it. Before leaving the dice, I just request whoever watching this channel, and I request to subscribe this. And second, I request those couples who are litigating, and those who are under process to get litigated, and those who are entering into a marriage, I just a little line for you, which I feel it should be given, delivered to you. जिंदगी है, जिंदगी की तरह जियो, इस धरा का इस धरा पे ही धरा रह जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जब आप छोटे थे, आपने कई कॉम्प्रोमाइज़ करके एजुकेशन करी, हाईली क्वालिफाइड हुए, कभी पेंसिल कम मिली, कभी पेन नहीं मिला, कभी किताब नहीं मिली, आपने कॉम्प्रोमाइज़ करे क्योंकि आप छोटे थे। अब आप बड़े हो गए हो, तो अपने बच्चों को देखो कि आपकी लड़ाइयों की वजह से आपके बच्चे बिखर ना जाएं और उस रिश्ते को बेकार मानने लगे जिस रिश्ते से आप वो बच्चे आए। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you.